सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक है, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं और इस कोरोना के काल के अंदर अपने आत्मविश्वास को आपने अच्छे ढंग से मजबूत कर रखा है। तो हो जाइए तैयार और करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपने देखा थंबनेल, आज अपन लोग चर्चा करने वाले हैं नागरिकता की, यानी अपने संविधान का जो भाग सेकंड है, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके और 11 तक जिन बातों का उल्लेख किया गया है उसमें बात आती है किसकी? नागरिकता की। यानी किस प्रकार से जब भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय नागरिकता के लिए क्या क्या प्रावधान थे और उसके बाद आज तक नागरिकता के लिए किस प्रकार से प्रावधान है, कैसे नागरिकता अर्जन की जा सकती है, कैसे भारतीय नागरिकता धारण की जा सकती है और किस प्रकार से भारतीय नागरिकता से किसी व्यक्ति को दूर किया जा सकता है। इन सभी बातों को डिटेल से जानेंगे। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू बिना किसी देरी किए हुए। साथियों गौर करेंगे, पहली बात तो ये कि भाग 2 में क्या बात आती है नागरिकता की। और नागरिकता के बारे में जैसा कि अपन ने चर्चा की कि भारतीय संविधान जो है इसके अंदर हमें नागरिकता मिलती है। एक मिनट थोड़ा सा, भारतीय संविधान हमें नागरिकता देता है, लेकिन ये कैसे नागरिकता देता है? तो साथियों गौर करेंगे, ये हमें इकहरी नागरिकता देता है। कैसे नागरिकता देता है? इकहरी नागरिकता। और ये इकहरी नागरिकता का अपन ने प्रावधान कहां से लिया? ये अपन ने ब्रिटेन से लिया। एक देश एक नागरिकता, जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, वैसे अपने भारत में नहीं है। अपने भारत में इकहरी नागरिकता है। आप किसी राज्य के निवासी हो सकते हैं लेकिन वहां के नागरिक नहीं। नागरिक आप कहां के हैं? भारत के हैं, ताकि देश में समानता बनी रहे और सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलते रहे और सभी नागरिकों के अंदर एक भावना रहे कि हम भारतीय हैं। अब देखिएगा मित्रों, अपन बात करते हैं संविधान के भाग 2 में, यानी भाग 2 के अंदर अनुच्छेद संख्या 5 में अपन बात करते हैं कि अनुच्छेद नंबर 5 में क्या बातें की गई हैं और अनुच्छेद जो 5 है उसमें किन किन बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है वो अपन देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जब अपने भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिक कौन कौन थे? तो ध्यान देंगे मित्रों, याद रखेंगे अनुच्छेद 5 में एक ही बात याद रखनी है, संविधान के लागू होने के समय, संविधान के लागू होने के समय नागरिक, यानी संविधान जब लागू हुआ था उस समय नागरिकता के लिए क्या क्या पैरामीटर थे, संविधान निर्माताओं ने क्या क्या चीजें निश्चित की कि भाई आज तो अपन कह देते हैं कि फला फला जो भी नागरिक है भारत का, लेकिन जिस समय देश का बंटवारा हुआ था, फिर संविधान लागू हो गया था, भारत ने अपना संविधान बना लिया और संविधान बनाने के बाद में भारत ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उस दिन भारत का नागरिक कौन था? यानी संविधान के लागू होने के समय नागरिकता के बारे में अगर अपन बात करें, उस समय नागरिकता के बारे में क्या चीजें थी, यानी यहां गौर करेंगे मेरी बात पे, उस समय नागरिक कौन था। यानी यहां मैं लिख रहा हूं उस समय नागरिक कौन, उस समय भारत का नागरिक कौन, ये एक मन में प्रश्न बनता है और स्वाभाविक है। उस समय भारत का नागरिक कौन, इसके लिए यहां शर्तें थी कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में हुआ है, यानी वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारत में जन्मा हो। दूसरी बात, अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये शर्त किसी के पास नहीं है तो याद रखेंगे मित्रों, तो याद रखेंगे कोई भी व्यक्ति है, भले मर्जी हो, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के माता या पिता में से, उस व्यक्ति के माता या पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरी बात,
मान लेते हैं ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है, फिर आप किसे मानेंगे भारत का नागरिक? भाई भारत में जन्म ले लिया हो, नो डाउट वो भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जगह भारत में जन्म हो। ये शर्त नहीं है तो उस व्यक्ति के माता या पिता में से एक व्यक्ति का जन्म कहां होना निश्चित है? भारत में। मान लो ये शर्त भी वो व्यक्ति पूरी नहीं कर रहे तो तीसरी शर्त थी कि संविधान लागू होने की, गौर करना साथियों, संविधान लागू होने के समय से, संविधान लागू होने के समय से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, अब वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 5 के तहत, कि संविधान जब लागू हुआ उस समय भारत में नागरिक कौन थे? नंबर 1, या तो वो व्यक्ति भारत में जन्मा हुआ हो, कहानी खत्म। अगर ये काम उसके पास नहीं है, मान लो कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान में जन्मा हुआ हो, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 47 में हो गया था बंटवारा, तो यह बात 50 की हो रही, संविधान लागू हुआ उस टाइम की बात हो रही है, तो उस व्यक्ति के माता या पिता में से एक का जन्म भारत में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, संविधान लागू होने के समय से 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो, वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। ये हमें कौन सा अनुच्छेद जानकारी देता है? अनुच्छेद नंबर 5। उम्मीद करता हूं आपको बात है वो अच्छे ढंग से समझ में आई है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। शाबाश, वेरी गुड, है ना। अब देखिएगा मित्रों, अब बात आती है कि अनुच्छेद 5 में ये बात हो गई, अनुच्छेद 6 हमें किस चीज की जानकारी देता है? साथियों गौर करें, अनुच्छेद 5 के बाद में अब अपन बात करें कि अपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 हमें किस चीज की जानकारी देता है। एक बार क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को तो लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि अपनी ये जो ज्ञान गंगा है निःशुल्क, सब पढ़ें सब बढ़े, ये सभी लोगों तक पहुंच पाए। साथियों गौर करें, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? प्रश्न बनना आपके मस्तिष्क में लाजमी है कि 5 में तो ये आ गया कि संविधान लागू हुआ उस समय भारत का नागरिक कौन था, तो हमने बता दिया, या तो वो भारत में जन्मा हुआ होना चाहिए, या उसके माता या पिता में से एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, या फिर वो जिस दिन संविधान लागू हुआ उससे 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा होना चाहिए। अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आ गया, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की नागरिकता संबंधी प्रावधान, कि मान लेते हैं कोई प्रावधान, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कहां से आ गया? कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ गया। चलो ठीक है भाई साहब, पाकिस्तान से आ गया, कोई बात नहीं। अब पाकिस्तान से आया है तो उसको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? पहली बात तो यह है कि अगर पाकिस्तान से आया है तो उसके माता पिता या दादा दादी, माता पिता या दादा दादी में से कोई भी अविभाजित भारत में जन्मा हो। अब यहां गौर करना, मुद्दे की बात है, अविभाजित भारत में जन्मा हो। सामान्य तो ये बनता है कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? तो आपका सीधा और सरल उत्तर बन जाएगा अनुच्छेद 6 में। क्योंकि हमें तो हर एक बात का पोस्टमार्टम करना है कि अपने एग्जाम में कहां तक बातें आ सकती हैं, तो वहां तक अपने को जाना है। तो उसके माता या पिता या दादा दादी कोई भी, ध्यान देना यहां, अविभाजित भारत में, यानी विभाजन से पहले का जो भारत था ना, उसमें वो बंदा जन्मा हुआ होना चाहिए, उसके माता पिता या दादा दादी में से। अब इसमें भी दो चीजें थी,
इसमें भी एक नंबर था कि या तो वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो, पहले आया हो, और या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो। ये बातें पहली बार हो सकता है आपके मस्तिष्क के ऊपर से जाए, क्योंकि मैंने भी इस टॉपिक को कम से कम 7-8 बार पढ़ा है, तब जाके बातें धीरे धीरे सेट बैठी। तो साथियों गौर करेंगे, 19 जुलाई 1948 से पहले कोई पाकिस्तानी भारत में आ गया, साथ में शर्त क्या है कि उसके माता पिता या दादा दादी में से एक का जन्म अविभाजित भारत में होना चाहिए, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया था तो उसके लिए क्या चीज जरूरी थी? उसके लिए पंजीकरण करवाना जरूरी था। और पंजीकरण से भी जरूरी बात, इससे पहले उसे 6 माह तक भारत में रहना जरूरी। यानी ये जब संविधान लागू हुआ उस टाइम कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति मान लो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया, चलो उसको भारत का नागरिक मान लेंगे। कब? जब उसके माता पिता दादा दादी में से कोई भी एक अविभाजित भारत में जन्म। ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है, इसके बाद अगर कोई है तो उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, और पंजीकरण करवाने के बाद में, पंजीकरण करवाने से पहले उसे 6 महीने भारत में रहना होगा, तब उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये बात कहां से है? जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उनके समय में। समझ में आ रही बात? अनुच्छेद 5 था संविधान लागू होने के समय, अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में। अब अनुच्छेद 7 ये थोड़ा सा और ट्विस्ट पैदा करेगा कि जो व्यक्ति पहले पाकिस्तान चले गए, ये तो पाकिस्तान से डायरेक्ट आ रहे, जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए लेकिन मन नहीं लगा वहां है, वहां की व्यवस्थाओं से नाखुश होकर वापस भारत लौट रहे हैं, उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान कहां पे है? वो 7 में। अनुच्छेद 7 कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम भारत के साथ रहेंगे। यानी जो व्यक्ति पहले पाकिस्तान चला गया और वो वापस से जब भारत आ रहा है तो उसके बारे में क्या प्रावधान है, ये कहां पे है? ये अनुच्छेद 7 के अंदर। कहां पे भाई साहब? अनुच्छेद 7 में। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। शाबाश, वेरी गुड, है ना? ये स्क्रीनशॉट लेने वाला काम है, ये आप करते रहा करें ताकि आपके पास नोट्स बनाने का एक अच्छा प्रॉपर वे के अंदर पूरा मटेरियल आपके पास मिल जाए। ठीक है, चले भाई आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब देखिएगा, अब बात आती है अनुच्छेद 7 की, कि अनुच्छेद 7 हमें किस चीज की जानकारी देता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अनुच्छेद 7 है, ये हमें क्या जानकारी देगा? एक हमारी क्लास की मैं सीधी बात बताऊं, अपनी क्लास है वो टू द पॉइंट चलती है, सीधी बात और नो बकवास। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, वैसा ही अगर आप पा रहे हैं क्लास में तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा ना, ताकि जो गंभीर विद्यार्थी हैं, पढ़ने के अंदर जिनका इंटरेस्ट है, जो मनोरंजन के लिए यूट्यूब पे नहीं आते, पढ़ने के लिए आते हैं, उन साथियों तक ये चीज पहुंचा दीजिएगा। बस एक ही निवेदन आपसे है, जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो साथी पढ़ना चाहता है, वास्तव में अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है, उस तक ये बात पहुंचा दीजिएगा। अनुच्छेद 7 क्या कहता है भाई साहब, सुन लीजिए। अनुच्छेद 7 कहता है, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया तथा पुनः भारत आ गया, उसके बारे में क्या प्रावधान है?
और यहां भी डेट डिसाइड कर दी, 47 में भारत का विभाजन हुआ था, तो इन्होंने 1 मार्च 1947 की तारीख दे दी कि इसके बाद अगर कोई व्यक्ति चला गया और वापस आ गया, तब इसके बारे में क्या है, सीधा सा की फंडा रखा, कोई लंबा चौड़ा नहीं कि आओ वेलकम है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भारत सरकार को प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र दो एवं 6 माह भारत में रहो, बस कुछ नहीं करना। आप भारत सरकार को प्रार्थना पत्र दो कि साहब मैं पाकिस्तान गया था, अब मैं वापस आ गया हूं, मैं आपके साथ रहूंगा, वहां मेरा मन नहीं लग रहा है, और भारत की सरकार आपको नागरिकता दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं आए फिर 3 दिन बाद वापस चले गए, 6 महीने आपको रहना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र भारत सरकार को देना पड़ेगा और उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 ये मैं कह सकता हूं और आप भी समझ रहे होंगे, ये केवल और केवल जो तत्कालिक परिस्थितियां थी उनके लिए बनाए गए। उसके बाद तो नागरिकता अधिनियम बन गया 1955 में, समय समय पर उसमें संशोधन होते रहे और समय समय पर संशोधनों में अलग अलग बातें निकल के सामने आती रही। लेकिन ये 5, 6, 7 ये तो उस टाइम की परिस्थितियों के लिए थे कि भारत का ताजा ताजा बंटवारा हुआ था और उस बंटवारे के अंदर भारत को क्या क्या चीजें मिलने वाली थी। अब देखिएगा, अनुच्छेद 7 में जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया तथा फिर से वो भारत आना चाहता है, आ भी गया है, उसके लिए नागरिकता के क्या प्रावधान है, तो उसको भारत सरकार को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और वो भारत के अंदर रह सकता है। अब बात करें आगे की बात करें, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे भी चलेंगे ना। अब देखिएगा अनुच्छेद 8 के अंदर क्या चीजें आती हैं, साथियों गौर करेंगे। अनुच्छेद 8 के अंदर क्या बात है, अनुच्छेद 8 में सीधी मैं आपको बताऊं कि जो प्रवासी भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जिनके दादा दादी माता पिता उनमें से किसी एक का भारत में जन्म हुआ है, उनको भारत की नागरिकता देने के संबंध में, पाकिस्तान को छोड़ के शर्त है इसमें। अनुच्छेद जो 8 है वो क्या कहता है सुनिएगा। अनुच्छेद 8 कहता है, जो सीधा लिख दूं मैं, अनुच्छेद 8 है प्रवासी भारतीयों के संबंध में, बस इतना लिख लीजिएगा कि अनुच्छेद 8 हमें किसकी जानकारी देता है कि प्रवासी जो भारतीय हैं, अब उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। उनको नागरिकता तभी मिलेगी जब उनके माता या पिता, दादा या दादी में से कोई अविभाजित भारत में जन्मा हो। पाकिस्तान पर यह शर्त लागू नहीं होगी। अविभाजित भारत में जन्मा हो उसको क्या दे दिया जाएगा, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 8 प्रवासी भारतीयों के संबंध में याद कीजिएगा। अनुच्छेद 5 जानकारी देता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता के संबंध में। अनुच्छेद 6 जानकारी देता है पाकिस्तान से भारत आने वालों के संबंध में। अनुच्छेद 7 कहता है जो भारत से पाकिस्तान गए लौट के वापस भारत आ गए उनके संबंध में। अनुच्छेद 8 कहता है कि जो विदेशों में रह रहे हैं और विदेशों में रह रहे हैं लेकिन मूल रूप से वो भारतीय हैं, उनके माता पिता दादा दादी आदि भारतीय हैं, तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। अब उसके बाद बात आती है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, इसके बाद बात आएगी अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 में क्या चर्चा की गई है ये देखिएगा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 ही कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है वो व्यक्ति, ये निषेध है एक तरीके से, वो व्यक्ति जो स्वेच्छा से, वो व्यक्ति जो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता धारण कर लेंगे, नागरिकता धारण कर लेंगे,
उनको भारतीय, उनकी लिख देते हैं, उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उनकी भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये अनुच्छेद 9 कह रहा है कि ऐसे भी व्यक्ति भारत में रहेंगे जो अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण कर लेंगे और जिन्होंने भारत सरकार को कोई सूचना ही नहीं दी है, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यानी ये अनुच्छेद 9 कह रहा है, 9 अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है? 9 आप ऐसा काम नहीं करेंगे, आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेंगे, अगर ले लेंगे तो आपकी भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपका उत्तर बनेगा ऐसा अनुच्छेद नंबर 9 के अंदर कहा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलेंगे अपन। अब देखिएगा अनुच्छेद 9 के बाद में अब आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या बातें हैं जी? सुन लीजिएगा अनुच्छेद 10 में क्या बातें। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि हम लोग भारत के निवासी हैं, भारत में रह रहे हैं और भारत की संसद कानून बनाएगी, नागरिक अधिकारों के लिए बनाएगी। तो अपन भारत के नागरिक, यानी मैं यहां लिख सकता हूं नागरिकों के नागरिक अधिकारों की निरंतरता के क्रम में, नागरिकों के नागरिक अधिकारों की निरंतरता, इस निरंतरता के क्रम के अंदर कौन सा अनुच्छेद? 10। अनुच्छेद 11 है, ये कहता है कि भारत की संसद, क्या कहता है? भारत की संसद समय समय पर, भारत की संसद समय समय पर नागरिकता के अर्जन यानी धारण करना और समापन संबंधी प्रावधान बनाती रहेगी, प्रावधान बनाएगी। यानी भारत की जो संसद है ना, वो समय समय पर जब उसका मन करे तब एक साधारण विधेयक से, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा? वो विधेयक लाया जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा और वो इसके अंदर संशोधन करती रहेगी। यानी भारत की संसद समय समय पर नागरिकता के अर्जन और समापन संबंधी प्रावधान है वो बनाती रहेगी। ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया? 11 में। 5 में क्या था? संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 6 में क्या था? पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में बातें थी, शर्तें मैंने बताई आपको। 7 में था जो भारत से पाकिस्तान चले गए, पुनः वो भारत में आना चाहते हैं, आ गए हैं, उनके बारे में। 8 था विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के बारे में। 9 में था कि जो विदेशी नागरिकता धारण कर लेगा उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर देंगे। 10 में है नागरिक अधिकारों की निरंतरता और 11 में आता है कि संसद द्वारा कानून वगैरह बनाया जाएगा। अब आप इसके बाद में आगे की जो बातें वो भी करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलें भाई आगे चलते हैं साथियों। अब देखिएगा अपन बात करें कि आगे ये तो अनुच्छेद 11 तक अपन ने चर्चा कर ली, लेकिन अनुच्छेद 11 तक चर्चा करने के बाद में और बातें ये आएंगी कि अपने जो भारत की संसद है उसने नागरिकता अधिनियम, ध्यान देना मैं यहां लिख देता हूं, पहला नागरिकता अधिनियम था। ये तो कब बनाया जाता है अधिनियम? ये 1955 में बनाया जाता है और फिर टाइम पर इनमें संशोधन होते हैं 1986 में, 1992 में, 2003 में और 2005 में। ये जो पसीने की बूंदें हैं ना, ये इसीलिए आ रही ताकि आप लोग शेयर करें। ये 5 इसमें संशोधन किए जाते हैं, अभी प्रक्रिया और चल रही थी और अभी और भी आगे नए नए संशोधन उनके बारे में परिचित करवाएंगे, लेकिन ये 5 काफी पुराने हो चुके हैं। 1955, 86 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, फिर 2005। अब प्रश्न बनेगा कि भारतीय नागरिकता
इस नागरिकता को धारण कैसे किया जा सकता है, भारतीय नागरिकता के धारण या अर्जन से संबंधित बातें क्या क्या। नंबर एक बात है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। अब साथियों यहां गौर करना है, यहां 2 तारीख लिख देता हूं, 26 जनवरी 1950 और 3 दिसंबर 2004। इन दोनों ही तारीखों में महत्वपूर्ण बात है, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और यहां यह बात कही गई कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मता है, अब वो हो सकता है कि वो पाकिस्तान की महिला के भारत के अंदर जन्म दे दे बच्चे को, वो हो सकता है कि अमेरिका की महिला के भारत में जन्म दे दे बच्चे को, तो भारत का नागरिक माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। जन्म के आधार पर यह था कि 1950 इस समय प्रावधान क्या था कि उस बच्चे का माता या पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। एक कौन होना चाहिए? भारतीय। बोले तो वो जो बच्चा जन्म ले रहा है उस बच्चे के जन्म के समय माता या पिता में से कोई भी एक है, उसका भारतीय होना जरूरी था, उस व्यक्ति का भारत में जन्म होना जरूरी था। फिर 3 दिसंबर तक भारत को समझ में आ गई पूरी कहानी, कैसे तो भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए भारतीय संसद ने यह बनाया, एक नहीं जन्म लेने वाले बच्चे के दोनों, बोले तो माता और पिता, माता और पिता वो कैसे होने चाहिए? वो भारतीय होने चाहिए। ऐसे नहीं नाथी का बाड़ा थोड़ी है, जैसे अपने राजस्थान में ट्रेनिंग में चला था नाथी का बाड़ा, भाई नाथी का बाड़ा थोड़ी है वही है कि हर कोई भारत में आ जाएगा और भारत की जनसंख्या को बढ़ा देगा। नंबर एक पहले था कि माता पिता में से एक होना चाहिए, फिर समझ में आया कहानी की, जैसे मान लो पाकिस्तान का कोई आ गया, थाईलैंड का आ गया, बांग्लादेश का आ गया, म्यांमार का आ गया, समस्या है, जनसंख्या बढ़ेगी तो इन्होंने कहा कि भाई साहब 2004 के बाद कहा कि दोनों ही भारतीय होने चाहिए, चाहे माता है चाहे पिता है। नंबर एक नागरिकता ऐसे धारण की जा सकती जन्म के आधार। नंबर 2 पे बात आती है, ये तो जन्म के आधार पे हो गए, वंश के आधार पर। अब वंश का मतलब क्या समझेंगे भाई साहब आप? वंश का मतलब आप समझेंगे भाई इसके खानदानी भारतीय है ये मान लो आप, और वंश के आधार में भी 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक, 10 दिसंबर 1992 तक प्रावधान क्या था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा, चाहे वो कहीं रह रहा है, कहीं भी जन्मा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका पिता वो क्या होना चाहिए? वो भारतीय होना चाहिए। नंबर एक बात दे दी, वंश के आधार पे बता रहा हूं, जन्म के आधार पे। इसमें तो भारत में जन्मा हुआ होना जरूरी था, यहां पे है कि जन्मे कहीं, लेकिन वो जो व्यक्ति जन्म ले रहा है उसका पिता है वो भारतीय होना चाहिए। उसके बाद क्या किया, 10 दिसंबर के बाद यह शर्त रख दी कि माता या पिता में से एक होना चाहिए, माता या पिता दोनों में से एक, कोई भी एक है वो चलेगा। उसके बाद वही बात मैंने यहां क्या कहा, 2004 के अंदर ये कहानी बिगड़ गई, तो 3 दिसंबर 2004 को भारतीय संसद ने अधिनियम बना के, कानून बना के ये चीज कह दी स्पष्ट रूप से कि भाई साहब इस वंश जो आप बता रहे हैं उसके आधार पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आपको साथ में जन्म के बाद क्या करवाना पड़ेगा? जन्म के बाद 1 माह में पंजीकरण करवाना जरूरी होगा।
नंबर 1 पे जन्म के आधार पे, नंबर 2 वंश के आधार पे नागरिकता धारण की जा सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलूंगा। जन्म के आधार पे आपको बता दिया, वंश के आधार पे आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 से 92 तक था कि पिता भारतीय होना चाहिए, उसके बाद में कहा गया माता पिता में से एक होना चाहिए, और अब कह दिया कि जन्म के बाद 1 माह में पंजीकरण करवाना जरूरी होगा, तभी उसको भारतीय नागरिक माना जाएगा, अन्यथा नहीं। होगी बात। और ये भी प्रपत्र भर के देना पड़ेगा कि ये जो है इसके पास किसी देश का और नागरिकता नहीं है, इसके पास कोई पासपोर्ट वीजा वगैरह और नहीं है। अब हो गई 2 चीजें, जन्म के आधार पे नागरिकता हो सकती है और वंश के आधार पे नागरिकता हो सकती है। अब नंबर 3, नागरिकता और कैसे धारण की जा सकती है, ध्यान देंगे। नंबर 1 कैसे धारण की जा सकती है, जन्म के आधार पे। नंबर 2 किसके आधार पे, वंश के आधार पे। नंबर 3 पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण में अगर संतुष्ट होती है भारतीय सरकार तो उसको नागरिकता दे देगी, अवैध प्रवासी होना नहीं चाहिए वो। उसके बाद नंबर 4 पंजीकरण जैसी ही प्रक्रिया है, इसे कहा गया है प्राकृतिक रूप से नागरिकता देना या देशीकरण। और नंबर 5 ये है कि जैसे मान लो कि आपने कोई दूसरा भूभाग ले लिया, यानी अन्य भूभाग के विलय पर, जैसे मान लो कि आज आप श्रीलंका को भारत में मिला लो। अब श्रीलंका को भारत में मिला लोगे तो श्रीलंका वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक भारतीय हो जाएंगे। आज आप पाकिस्तान को भारत में मिला लेते हो तो सारे भारतीय हो जाएंगे, बांग्लादेश को भारत में मिला लेते हो सारे भारतीय हो जाएंगे। इस प्रकार से तो नागरिकता को अर्जन किया जा सकता है। अब उसके बाद नागरिकता के समाप्त करने की बात आती है। समाप्त कैसे हो सकती है नागरिकता? नंबर 1 स्वैच्छिक, कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण कर ले और अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ दे। नंबर 2 पे है उसका पर्यावसान या फिर बर्खास्तगी। बर्खास्तगी यानी भारत की सरकार को बंदा बताए नहीं और वो दूसरे देश की नागरिकता ले ले, तब भारत सरकार उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है। और नंबर 3 पे आएगा वंचित करना, यानी कोई व्यक्ति वो कूटनीतिक तरीके से गलत साधनों को अपनाते हुए, अनुचित साधने को अपनाते हुए भारत की नागरिकता धारण तो कर ले, बाद में सरकार को पता चले कि बंदा तो ठीक नहीं है, तो उसकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या कहीं भारत में दोहरी नागरिकता भी चल रही है क्या? क्या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो बाहर रह रहे हैं उनको दोहरी नागरिकता के बारे में कोई प्रावधान बनाए गए हैं क्या? अगर बनाए गए तो उनका कहीं ना कहीं सम्मेलन भी होता होगा। उस सम्मेलन को प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब मनाया जाता है? अंतिम सम्मेलन कहां मनाया गया था और कब मनाया गया था, वो कौन से नंबर का था? पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब बनाया गया था? ये चीजें आप मुझे बताएंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।